हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और आप लोग का टेस्ट कैसा रहा। उम्मीद है सभी का अच्छा गया होगा। जैसे पढ़ाए हैं उस हिसाब से अगर सही ढंग से पढ़े होंगे, जैसे से पढ़ाए हैं उस हिसाब से, तो आपका क्वेश्चन एक भी शायद ही छूटा होगा, आप सब बना लिए होंगे। लेकिन आप ढंग से नहीं पढ़े होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। बस आपको फिर बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है, वीडियो अच्छे से देखें लेक्चर, और उसे शूट करने देखने के बाद उसको नोट भी करें। वीडियो जहाँ मैं बोलता हूँ पॉज नोट करने के लिए, वहाँ वीडियो को पॉज कर दें और नोटबुक तैयार, अच्छे से नोट्स तैयार करें। ओके, चलिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, बोर्स मॉडल स्टार्ट किया था। अब यहाँ से आपको जो है ना फार्मूला सब भी आएगा थ्योरी के साथ, और साथ साथ उस पर प्रॉब्लम भी आएंगे। ठीक है, इससे पहले यानी रदरफोर्ड में क्या हुआ था, उसमें कुछ नहीं आया था, है ना। तो हम लोगों ने बोर्स मॉडल के बारे में क्या बातें पढ़ी थी। जो सबसे पहली पॉइंट था कि बोर मॉडल सब पे लागू नहीं होगा। ये कहाँ लागू होगा, ये उसी पे लागू होगा जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे हीलियम पे लागू नहीं होगा, लेकिन He+ पे लागू होगा। लिथियम पे लागू नहीं होगा, लेकिन लिथियम +2 पे लागू होगा, क्योंकि उसके पास कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। यानी जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे हम बोर मॉडल से रिलेटेड जो भी बातें हैं हम वहाँ पे अलाउ कर सकेंगे, लागू कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके बारे में कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ा था। तो पहला पोस्टुलेट्स क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, सर्कुलेट कर रहा होता है। तो उस पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट या फिर सेल कहते हैं। रिप्रेजेंट किससे करेंगे, स्मॉल n से करेंगे। और पहला उसके बाद n का वैल्यू 1 होगा, यानी पहला सेल दू हुआ था, दूसरा सेल। उसी तरह से इसको के एलिमेंट के तौर पर भी हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे। k का मतलब पहला सेल, l का मतलब सेकेंड सेल, है ना। चलिए, ये हुआ। दूसरा चीज़ ये था कि जैसे रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है और न्यूक्लियस भी क्या है, चार्ज पार्टिकल है। तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। वो कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। लेकिन चूंकि दोनों के एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इस हिसाब से फिर वहाँ पे एक उसका ड्रॉबैक हो गया था। मैक्सवेल आके बोला था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलेट कर रहा है किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में, तो क्या होता है, वो एनर्जी रेडिएट करता है। तो इस हिसाब से क्या होगा, वो धीरे धीरे एनर्जी अब उसकी खत्म होती चली जाएगी। अब फाइनली क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, एटम की डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो वहाँ पर उनका ड्रॉबैक था। तो यहाँ पे इसने बोर्स ने क्या कहा, बोर्स ने बोला कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अट्रैक्शन जो लग रहा है, इसको काउंटर बैलेंस करता है कौन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब यहाँ पर हमारा एक फिर फार्मूला तैयार होकर आ गया था। क्या आया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या आया था, kZd²/r²। कैसे आया था, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। उसके बाद फिर आया था एंगुलर मोमेंटम का मामला। एंगुलर मोमेंटम का मतलब ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत सारी उसके पॉसिबल पाथ है, वो उस पर क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। लेकिन वो हर जगह वो रोटेट नहीं करता है, वो वहीं पर रिवॉल्व करता है जहाँ पर उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है इंटीग्रल मल्टीपुल होता है किसके, h/2π के। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा फिर एक फार्मूला डिराइव होकर आ गया था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट बराबर क्या था, mvr = nh/2π। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट या फिर सेल है। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा क्या कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो उस दौरान जिस ऑर्बिट में, वहाँ पर नहीं वो एनर्जी रिलीज करता है, नहीं एब्जॉर्व करता है। उस पाथ पे जहाँ पर क्या करता है, घूम रहा होता है, वहाँ पे नहीं उस कंडीशन में वो ना ही एनर्जी रिलीज करता है, इमिट करता है, नहीं एब्जॉर्व करता है। इसलिए उस पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेशनरी सेल या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं। ओके। एंड द लास्ट पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो दो तरीके से जंप कर सकता है, या तो नीचे से ऊपर जाएगा या फिर ऊपर से नीचे आएगा। अगर ऊपर से नीचे आया तो एनर्जी रिलीज करेगा, और नीचे से ऊपर गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। यही है इनके पोस्टुलेट्स। अब यहाँ पर दो इक्वेशन हमारे पास आए थे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दूसरा इंटीग्रल मल्टीपुल जो है एंगुलर मोमेंटम का, वो ये दो फार्मूला आपको आया था इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला डिराइव करेंगे और फिर उस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो हेडिंग डालोगे हेडिंग डालोगे फार्मूली related
विथ बोर मॉडल। बोर्स मॉडल से कौन कौन फार्मूला रिलेटेड है वो देख रहे हैं। तो सबसे पहला है रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट और सेल। रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट और सेल। इसको कैसे निकालोगे देखो। तो हमारे पास हम चलेंगे कहाँ, फ्रॉम बोर पोस्टुलेट्स। बोर पोस्टुलेट्स हमारे पास कितना क्या इक्वेशन आया था, दो इक्वेशन आया था। कौन कौन, पहला इक्वेशन क्या था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² बाय r, ये किसके बराबर था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन k JD² और बाय r², यही था इक्वेशन 1। उसके बाद दूसरा एक और था mvr बराबर nh/2π, ये है इक्वेशन 2। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को यूज करके हमको क्या निकालना होगा, रेडियस का आपको फार्मूला निकालना होगा। जल्दी इतना नोट कर लो क्योंकि मिटाना होगा हमें। कर लिए, चल। फ्रॉम इक्वेशन 2 से, यहां से देखो तो v बराबर हम कर सकते हैं nh/2πmr कर सकते हैं। देखो तो यहां से हमने v को अलग कर लिया तो क्या हो गया, nh/mr यहां आ गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ क्या चीज का, v का इन इक्वेशन 1। हमें अब क्या करना है, उस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, mv² बाय r इक्वल टू k JD² बाय r²। क्या r से r ये कट गया, इधर क्या बच गया देखो तो, mv² इक्वल टू k JD² बाय r हुआ। देखो v का वैल्यू हम लोग वहां निकाल के लाए हैं, अब उसको हम लोग इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, m तो ऐसे ही रहेगा, v की जगह रखो, क्या हो गया, nh/2πmr, इसका हो गया स्क्वायर इक्वल टू क्या है, k ZE² बाय r होगा। अब स्क्वायर को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो तो m इंटू n² h², नीचे में 4π², उसके बाद m² और r² होगा बराबर k JD² बाय r, नहीं है तो देखो तो कटेगा, m से m, एक m कट गया, r से एक r कट गया, यहाँ पे एक r बच गया, इधर क्या बच गया, k JD²। ये r को इधर ले जाओ तो r बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो ये r इधर लेगा तो ये बाकी इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा ऊपर में n² h² और नीचे में 4π² m k E² और ये हो गया z। देखो तो यही होगा ना, ओके। अब इसमें से जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको अलग कर लो। देखो तो h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, उसको h अलग कर लिया,
नीचे में कौन है 4, ये भी कांस्टेंट, पाई आर स्क्वायर, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट, k का वैल्यू हम लोग जानते हैं, k बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसका वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁻⁹, ये हो गया, और e स्क्वायर, बाकी कुछ ना, z है और n है, ये दोनों क्या है वैरी करेगा, तो ये दोनों अलग कर लेंगे, तो n स्क्वायर बाई z, आपका ये इतना हो गया। अब यहाँ तक नोट करो, फिर इसका फार्मूला अब हम लोग वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालते हैं उसका। कर लिए, अब आ जा, अब उसमें जो है देखो तो R है कि यहाँ पे देखो H है, H क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बोलो, हेयर H क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू कितना होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ओके। उसका 4 ये तो वैल्यू ही हो गया, पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना 3.14, और फिर दूसरा है m किसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। उसके बाद k बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁹। इसका यूनिट अगर पूछ दे तो यूनिट निकालने का तरीका हम आपको बहुत अच्छा बताए हैं, देखो F बराबर क्या होता था K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये होता था। हमने आपको क्या बताया था यूनिट निकालने के लिए, जिसका यूनिट पूछेगा उसका एक इक्वेशन ढूंढ के लाओ कहीं से जहाँ पे वो हो उसमें, और जिसको पूछ रहा है उसको अलग कर लो। पूछ किसका रहा है K का, K को अलग कर लो, तो क्या बच गया इधर F R स्क्वायर इधर आ जाएगा, और नीचे में Q स्क्वायर चार्ज का स्क्वायर। देखो तो सबका यूनिट बोलो, फोर्स का यूनिट न्यूटन, R क्या है ये डिस्टेंस का यूनिट मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में चार्ज का यूनिट कूलम का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, कर लोगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, और कौन बच गया है E हो गया चार्ज, इसका वैल्यू बोलो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब इन सब वैल्यू को, ये जितने भी वैल्यू है इस सब को इसमें पुट करोगे तो तुम्हारे पास एक ये जो फार्मूला तैयार हो गया आएगा, वो आएगा R बराबर 0.529, ठीक है, इंटू n स्क्वायर बाई जेड, ये दोनों क्या है वैरी कर रहा है, ये अलग है, और पीछे लगा रहेगा यूनिट, यहाँ पर होगा एंगस्ट्रॉम, क्या होगा एंगस्ट्रॉम में आएगा। ये आपका आ गया रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। अगर जरूरत पड़ेगा तो रख दोगे। चलो जल्दी से नोट कर लो। तो ये आपको रेडियस निकालने का फॉर्मूला आ गया। ओके, चल अब हमारे पास रेडियस nth बोर ऑर्बिट का निकालने का फॉर्मूला क्या गया, r बराबर 0.529 इंटू n स्क्वायर। n क्या है यहाँ पे बोलो, n क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट, और z क्या है एटॉमिक नंबर। हियर लिख ही लो, n क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट, और z क्या है एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब आइए फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की बात अगर हम करें तो
जेड का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, और यहाँ पे हमने एन का वैल्यू लिया है 1, यानी फर्स्ट सेल की बात हम कर रहे हैं। 1 का लिया मतलब फर्स्ट सेल। तब देखो तो इसमें वैल्यू रखो तो आर बराबर क्या हो जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, यही फार्मूला हमारा। वैल्यू रखो, एन का वैल्यू कितना लिए हो 1, 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर, और जेड का वैल्यू भी 1, तो कितना आ गया तो ये कितना आ गया आर बराबर 0.529 एंगस्ट्रॉम। इस वैल्यू को यानी यहां पर हम ये आर नॉट ही बोलेंगे, इसको कहेंगे बोर रेडियस। क्या कहते हैं बोर रेडियस बोल रहा है, इसका मतलब जेड का वैल्यू कितना लिया है 1 और एन का वैल्यू कितना लिया है 1, यानी वैल्यू कितना आएगा 0.529। बोर रेडियस का मतलब जेड का वैल्यू 1 और एन का वैल्यू 1, यानी कितना वैल्यू 0.529। और एंड बोर एटम का मतलब दैट इज हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन में ये सब वर्ड यूज करता है कभी कभी। बोर रेडियस मतलब जेड का वैल्यू 1, एन का वैल्यू 1। बोर एटम मतलब वो किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए तो ये था, आपको यहां तक हो गया, फार्मूला निकल गया, जल्दी से नोट कर लो। कुछ और बताना है यहां पे? हो गया, आ जाओ। अब अगर R बराबर है हमारे पास 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, अगर इफ जेड है कांस्टेंट, यानी जेड को हमने फिक्स रखा, कांस्टेंट मतलब फिक्स रखा, तो क्या हो रहा है देखो तो R किसके प्रोपोर्शनल हो गया एन स्क्वायर के, मतलब दैट इज ऑन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एन रेडियस इंक्रीज करेगा, तो ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, एक बात। दूसरा, इफ एन फिक्स रखा, एन को क्या रखा फिक्स रखा, और एंड तब क्या हो जाएगा देखो तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेड हो जाएगा। अब क्या किया, पहली बार हमने इसको कांस्टेंट रखा, फिक्स रखा R, तब क्या हो गया R किसके प्रोपोर्शनल हो गया एन के, यानी एन का वैल्यू बढ़ाओगे तो R का वैल्यू बढ़ेगा। अब दूसरा केस हम ले रहे हैं, जब इसको को फिक्स रखा, किसको एन को, अब इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दोनों में रिलेशन कैसा हो गया इनवर्सली रिलेशन आ गया। जब इनवर्सली रिलेशन आ गया दैट इज जेड इंक्रीजेस या फिर ऑन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ जेड क्या होगा रेडियस डिक्रीजेस। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, इसके बाद इसका ग्राफ देख लेते हैं। हो गया, आ जाओ। अब ग्राफ की बात करें, अगर पहला ग्राफ हम ले रहे हैं रेडियस वर्सेस और एन, रेडियस वर्सेस एन सेल, ठीक है। तो कैसे करोगे, हमने आपको बताया था कि जिनके बीच में पूछेगा वो इक्वेशन खोज के लाना है। तो आपको किसके बीच पूछ रहा है, रेडियस और सेल के बीच में पूछ रहा है।
तो रेडियस कहाँ है, वाई एक्सिस पे, और सेल कहाँ है, एन एक्सिस पे, यही है। तो दोनों में रिलेशन लोग जानते हैं क्या होता है, आर बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। इसके और इसके पीछे पूछा है, तो बाकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट 0.529, बाकी जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ कर लो, तो बच क्या गया यहाँ पे, एन स्क्वायर हो गया। अब जो जिस एक्सिस पे है उधर रखो, देखो तो ये कौन एक्सिस पे है, y पे, और ये x पे है ना। देखिए इसके ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो तो हम लोग ग्राफ 3 टाइप का पढ़े हैं, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला और हाइपरबोला। तो यहाँ पर देखो तो इसके ऊपर सिंगल पावर है, इसके पावर डबल है, तो कौन सा ग्राफ होगा, हाँ क्या होगा, पैराबोला होगा, ग्राफ इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा ग्राफ ले रहे हैं, यहीं पे सेम ग्राफ है, बस थोड़ा चेंज आ जाएगा। अब है रेडियस वर्सेस एन स्क्वायर। यहां पे क्या था, रेडियस वर्सेस एन था, अब है रेडियस वर्सेस एन स्क्वायर। तब क्या हो जाएगा, तो r बराबर क्या है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो ये किधर है, y एक्सिस पे, और बाकी जो बचे हैं कौन है, 529 बाई जेड, इसको अलग करो, ये हो गया एन स्क्वायर। ये कौन सा है, x एक्सिस पे है। तो देखो तो दोनों का पावर सिंगल, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1। यहाँ पे जो है एन स्क्वायर है, देखो x एक्सिस पे, यहाँ पे n है, इसलिए इस पे क्या हो गया, x स्क्वायर आ गया। तो ये किसका आ गया, पैराबोला का आ गया। और यहाँ पे देखो तो x है और यहाँ एन स्क्वायर है इस एक्सिस पे, तो यहाँ क्या हो गया 1, इसके भी पावर है, इसके भी पावर 1 है। 1 मतलब किसका इक्वेशन आ रहा है, स्ट्रेट लाइन का, है ना। तो y बराबर mx प्लस c, m की जगह पे क्या आ गया, स्लोप कितना आ रहा है 0.529 बाई जेड, और c की जगह पे क्या है 0 है, यानी इंटरसेप्ट का वैल्यू नहीं है, तो मतलब कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। और देखो तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, तो एंगल क्या होगा 90 से कम होगा, मतलब इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा। तो m बराबर क्या हो गया 0.529 बाई जेड। यही सब पूछता भी है, कभी कभी आपको एंगल दे देगा और जेड का वैल्यू पूछ देगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो। हो गया, अगला ग्राफ है हमारा तीसरा ग्राफ है रेडियस वर्सेस जेड, रेडियस और जेड के बीच में। तो आर बराबर क्या है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। इसके पीछे पूछ रहा है और इसके पीछे पूछ रहा है, तो बाकी वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, उसको अलग कर लो, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अलग करो, और 1 बाई जेड हो गया, और यहाँ आर हो गया। ठीक है, अब जो जिस एक्सिस पे रखो, तो ये कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे आर, और जेड कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। देखो तो वाई और एक्स दोनों का पावर सिंगल है, लेकिन फर्क क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो ये किसका इक्वेशन आ रहा है, y बराबर c बाई एक्स, याद आ रहा है किसका, हाइपरबोला। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो। अगर लास्ट एक और ग्राफ है, इससे बच गया, वो भी कर ही लेते हैं। ग्राफ धीरे धीरे सीख जाओगे, हड़बड़ाना मत कोई भी, अगर फिर भी दिक्कत हो तो मेरे कॉल कर लेना। एंड द फोर्थ वन, रेडियस वर्सेस 1 बाई जेड। अब बता दो आप लोग कैसा होगा,
अब कैसा ग्राफ आ जाएगा, तो r बराबर क्या है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ग्राफ किसके बीच पूछा है, r और 1/z के पीछे पूछा है, तो r बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर, ये हो गया अलग, इंटू 1/z। अब जो जहाँ है उस एक्सिस पे रखो, तो r कहाँ है, y एक्सिस पे, ये तो हो गया कांस्टेंट, और ये कहाँ पे है, x एक्सिस पे है। देखो दोनों में फर्क है, यहाँ पे 1/x आ रहा है, वहाँ पे क्या आ रहा है, सामने आ रहा है x, दोनों का पावर सिंगल, तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और m की जगह पे क्या है 0.529 इंटू एन स्क्वायर, और c की जगह पे क्या है 0 है, बाद ओरिजिन से पास करेगा, और स्लोप का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ हो गया थीटा, तो m बराबर क्या आ गया 0.529 इंटू एन स्क्वायर। ओके, चलिए ये था ग्राफ। एक चीज़ और बताना है, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, जल्दी से नोट कर लो। कर लिए, आ जाओ। अब एक टर्म होता है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, उसका यहाँ बहुत यूज है, उसको अच्छा से समझ लो, क्योंकि क्या मतलब है देखो। ठीक है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 और n बराबर इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल, और इसी तरह से फोर्थ फिफ्थ चलेगा। ठीक है, ये जो n बराबर 1 है इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ है, ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट में मतलब n का वैल्यू 1 है। ठीक है, और अब आपको इसको इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी सप्लाई की गई, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई किया गया, तो ये क्या होगा, ऊपर की ओर भागेगा, इन्फिनिटी की ओर भागेगा। इसका आगे चल के जब हम एनर्जी के बारे में बताएंगे तो वहाँ पर आएगा, हाई एनर्जी स्टेट की तरफ भागता है। तो इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ है, ग्राउंड स्टेट में है। उसको जब एनर्जी दिया गया तो वो क्या करेगा, ऊपर की ओर भागेगा। तो सबसे पहला स्टेट कौन आएगा, ये वाला आएगा, यानी एनर्जी देने पे क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, एक्साइट हो गया, वो कहाँ पहुंचेगा, सेकेंड सेल में। सेकेंड सेल, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या कहते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर बोल रहा है, इसका मतलब n का वैल्यू आपको कितना हो गया, 2 हो गया। ये कौन हो जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, देखो जैसे ही फर्स्ट एक्साइटेड बोला तो मतलब फर्स्ट, उसमें कितना जुड़ गया, n का वैल्यू क्या आ रहा है, यानी n का वैल्यू की हमको जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन में लिखा रहेगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वहां पे ऑर्बिट की संख्या आपकी कितनी है, सेल की संख्या, n का वैल्यू क्या है, वो कहाँ है, सेकेंड सेल में पहुंचा हुआ है। बोल देगा सेवेंथ एक्साइटेड स्टेट में है, कितना, सेवेंथ एक्साइटेड में। इसका मतलब वहां पर n का वैल्यू आपको, यानी कौन से स्टेट में ऑर्बिट में पहुंचा हुआ है, वो 8वें में पहुंचा हुआ। तो यानी यहाँ पे एक जनरल फार्मूला आपको निकल रहा है, nth एक्साइटेड या फिर nth स्टेट बराबर क्या होगा, nth एक्साइटेड स्टेट बराबर क्या हो जाएगा, n + 1 स्टेट। ये आपका एक जनरल फार्मूला होगा। जो बोलेगा वहां पे जैसे आपको बोल देगा 20th एक्साइटेड स्टेट, कितना, 20, जितना बोलेगा वहां पर आपको उतना वैल्यू यहाँ रख दोगे, उतना n का वैल्यू आपको आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे रहा है 9th एक्साइटेड
स्टेट, कितना, 9th एक्साइटेड स्टेट। तब n का वैल्यू आपके लिए कितना हो जाएगा, जितना बोल रहा है वहां पर रखो, 9 यहाँ पर ये वैल्यू रखो, कितना हो गया 9 + 1 कितना हो गया 10। यानी अब आपका जो इलेक्ट्रॉन कौन सा स्टेट में है, सेल में है, 10वें सेल में है। ठीक है, इस तरह से यानी एक जनरल फार्मूला हमारे पास तैयार होकर आ गया। जितना एक्साइटेड स्टेट बोलेगा वहाँ उसमें क्या करोगे, 1 जोड़ दोगे, वो उतना उसका आपको उस सेल में वो इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपको, इसको फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ। देखो, पहली बार इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये नीचे n = 1 मतलब ग्राउंड स्टेट, ये हो गया सेकेंड, थर्ड, ऐसे चलता है इन्फिनिटी तक। अब इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी सप्लाई की जाती है तो मान लो इलेक्ट्रॉन उछल के कहाँ आ गया, n = 2 यानी सेकेंड सेल में आया, तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद वाला सेकेंड, इसके बाद थर्ड। तो इस तरह से हमने एक जनरलाइज फार्मूला तैयार किया, nth एक्साइटेड स्टेट बराबर n + 1 स्टेट। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया nth एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो n का वैल्यू क्या निकल जाएगा, जितना पूछ रहा है n का वैल्यू वहां रखो, अब +1 एक 1 जोड़ दो, तो उससे आपको क्या हो जाएगा, उसका वो सेल की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो ये 2 क्वेश्चन है, देखते हैं इसको, फिर कह क्या रहा है, पढ़ो। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन। तो पहली बात तो हमने आपको पहला ही पॉइंट बताया था कि बोर ऑर्बिट से रिलेटेड जो भी बात होगी वो उसी पे लागू होगी जिसके पास क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम इस पे लागू वो सब जो भी, जैसे हमने रेडियस निकालने का फार्मूला भी निकाला है, वो फार्मूला इस पे लागू नहीं होगा। किसके पास, जिस पे 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगी। तो यहाँ पर गौर करो, किसकी बात कर रहा है, लिथियम आयन। तो लिथियम आयन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो तो 3 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए क्योंकि +2 चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पे हम लोग जो फार्मूला निकाले हैं बोर ऑर्बिट का वो हम लगा सकते हैं। तो कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा r के बराबर, तो r बराबर हमने अभी भी सीखा है, क्या है 0.529 × n² / z और एंगस्ट्रॉम 0.529 × n का वैल्यू देखो कहाँ है, सेकेंड बोर ऑर्बिट, यानी n का वैल्यू क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर बाय z बोले तो एटॉमिक नंबर। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो यहाँ रखो 3, तो कितना हो गया 0.529 × 4/3 एंगस्ट्रॉम। अब इसको सॉल्व करोगे, जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो उसको, इसको देखते हैं। ओके, इसको आओ, ये वाला लो। इसमें क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, और फिर बोल रहा है रेडियस ऑफ लिथियम आयन इन द सिमिलर स्टेट क्या होगा। हाइड्रोजन एटम का दिया है और लिथियम आयन का पूछ रहा है, तो कैसे करोगे, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। कैसे, देखो, तो हाइड्रोजन है यहाँ पे और दूसरा है लिथियम आयन है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, यानी यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 1, और z का वैल्यू ये भी 1, और यहाँ पे r का वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना है 0.529 एंगस्ट्रॉम। देखो सॉरी यह 3 है, तो यहाँ पे ये हटा दो, अब जो दिया रहेगा हम वही लेके चलेंगे। 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया है रेडियस ऑफ लिथियम आयन इन द सिमिलर स्टेट, मतलब सिमिलर स्टेट का मतलब सेम सेल में है वो। यहाँ पर भी n का वैल्यू क्या होगा 1, z का वैल्यू क्या होगा, सेम रहेगा, क्या अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लिथियम आयन है मतलब कितना 3, और ये रेडियस आपसे पूछा गया है, तो नहीं निकाल लेंगे, क्या करेंगे, दोनों को हाँ कंपेयर करेंगे। हम लोग जानते हैं, बताए थे आपको, कभी भी 2 के बीच में कंपेयर क्या करो, रेशियो कर लो, तो क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन बाय रेडियस ऑफ लिथियम आयन बराबर क्या होगा 0.529 × n² / z। ये किसके लिए हो गया, हाइड्रोजन के लिए हो गया, और फिर
0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ये किसके लिए हो गया, लिथियम आयन के लिए हो गया। सबका वैल्यू पुट करो, तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर, एन का वैल्यू कितना है 1, जेड का वैल्यू कितना है 1, ये हो गया हाइड्रोजन के लिए। नीचे में चलो 0.529, एन का वैल्यू यहाँ पर भी 1 है और जेड का वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया। ओके, और रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, कितना है देख लो, यहां पर देखो कितना दिया है 0.53 बाई रेडियस ऑफ लिथियम आयन बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो कुछ कटेगा यहाँ पे, ये हो गया कट, तो यहाँ ऊपर में बच गया 1, नीचे में यहाँ बच गया 1/3, ये क्या जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो गया 3, तो R लिथियम आयन बराबर क्या हो गया 0.53/3, तो कितना हो जाएगा लगभग 30 0 से 3 3 इकाई 3 2 3 3 सत्ते 21 और 0.176 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो जल्दी से नोट कर लो, एक होमवर्क देते हैं और नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ओके चलो, तो ये बोर्ड पे एक क्वेश्चन टंगा हुआ है, इसे आप सॉल्व करोगे। कह रहा है कि द बोर ऑर्बिट रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम इज अप्रॉक्सीमेटली 0.530 एंगस्ट्रॉम, द रेडियस ऑफ फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिट इज इन एंगस्ट्रॉम। ये हैं 4 ऑप्शन, तो बना लेंगे आप लोग इसको, तो इसको बना लीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे वेलोसिटी निकालेंगे इस इलेक्ट्रॉन की, और फिर उसके बाद एनर्जी देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।